नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा में टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी का बड़ा ऐलान। बजट पर चर्चा के दौरान इस्तीफे का ऐलान किया। बंगाल के विकास के लिए इस्तीफा दे दिया है सांसद दिनेश त्रिवेदी ने। तो राज्यसभा में टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी का बड़ा ऐलान। बजट पर चर्चा के दौरान इस्तीफे का ऐलान किया। बंगाल के विकास के लिए यह इस्तीफा दिया गया है त्रिवेदी की तरफ से। तो मुझे घुटन महसूस हो रही है, हम कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका, जहां एक तरफ बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अगर इस दौरान बजट चर्चा के दौरान राज्यसभा में टीएमसी सांसद द्वारा इस बात को लेकर इस्तीफे का ऐलान किया गया है कि बंगाल में विकास नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे होने वाले चुनावों के जो परिणाम हैं वो टीएमसी के लिए अनुरूप नहीं हो सकते हैं। तो सीएम बता दें आपको, राज्यसभा में टीएमसी सांसद ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया और साथ ये भी कहा कि बंगाल के विकास के लिए ये इस्तीफा दिया जा रहा है और उन्हें घुटन महसूस हो रही है कि आखिर बंगाल में कोई काम क्यों नहीं हो रहा। तो वहीं सीएम योगी ने बांटे घरौनी प्रमाण पत्र मिलने से अपने घर के मालिक बने ग्रामीण। प्रमाण देने के बाद बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण किया जा रहा है। स्वामित्व योजना में प्रदेश में अच्छा काम हुआ है। लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिया जा रहा है। लोगों को योजनाओं से लाभ मिल रहा है। जमीन के कागज नहीं होने से दिक्कत होती थी, विवाद होते थे। प्रमाण पत्र के जरिए अब लोन भी मिल सकेगा, यानी कि लोन मिलना आसान होगा। स्वामित्व योजना से सभी को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान ये तमाम बातें कही। साथ ही तकनीक के महत्व को समझना भी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमाण पत्र देने के दौरान कहा कि आखिर इसके जरिए, यानी कि स्वामित्व योजना के जरिए लोगों को जो लाभ मिल रहा है उसके जरिए प्रदेश में अच्छा काम होगा। प्रॉपर्टी कार्ड दिया जा रहा है, लोगों को योजनाओं से लाभ मिल रहा है। जमीन के कागज नहीं होने से दिक्कत होती थी और विवाद होते थे, जो अब खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही लोन भी आसानी से मिल सकेगा। तो तकनीक के महत्व को भी समझना चाहिए और समय के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घरौनी प्रमाण पत्र बांटे स्वामित्व योजना के तहत। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है, जिसके जरिए लाभार्थियों को ये पत्र बांटे जा रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं इस स्वामित्व योजना से जुड़ी बड़ी बातें, सीएम योगी की जो बड़ी बातें रही इस दौरान। तो स्वामित्व योजना से गरीब को पुश्तैनी जमीन का मालिक बनाया जाएगा, यानी कि उसकी जो पुश्तैनी जमीन है उसका हक उसे मिलेगा। स्वामित्व योजना से गांवों को फायदा होगा। गांवों में जमीन विवाद खत्म होंगे। 11 जिलों को 1001 गांवों को योजना से फायदा होगा, यानी कि 11 जिले के 1001 गांव हैं जो इस योजना के तहत कहीं ना कहीं फायदेमंद होंगे और योजना के तहत 1,57,000 लाभार्थियों को घरौनी मिलेगी। तो जीवन में तकनीक का महत्व समझना होगा। ऑनलाइन डिजिटल खसरा की प्रक्रिया भी अब शुरू होगी और सभी लेखपालों को लैपटॉप, मोबाइल फोन दिए जा चुके हैं, जिससे कि ऑनलाइन काम किया जा सके। ऑनलाइन खसरे में कई तरह के विवरण मौजूद रहेंगे। ऑनलाइन खसरे का लाभ पूरे प्रदेश को मिल सकेगा। तो तकनीक का महत्व हमें समझना चाहिए, साथ ही उसका लाभ भी उठाना चाहिए और इसी के तहत अब काम भी किया जा रहा है, यानी कि अब ऑनलाइन खसरे की सुविधा भी प्रदेशवासियों को उपलब्ध होगी। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि ग्रामीण आबादी के सर्वेक्षण और अभिलेख क्रिया के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा 82,913 ग्रामों को सूचित किया गया है और स्वामित्व योजना के उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि का अद्यतन सर्वेक्षण कराकर ग्राम योजनाओं के लिए समुचित भू अभिलेखों का निर्माण, उस भू अभिलेख के आधार पर ग्रामीण जनता को सहज रूप से वित्तीय सहायता एवं ऋण आदि उपलब्ध कराना तथा ग्राम पंचायत के विकास के लिए संपत्ति कर का समुचित विनिश्चय आदि भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। आज मुझे प्रसन्नता है कि 11 जनपद जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, वाराणसी
आदि में इस योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। 75 के 75 जनपदों में प्रदेश के सभी राजस्व गांवों में इस योजना को पहुंचाने की दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य हमारे प्रारंभ हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये योजना न केवल प्रत्येक गांव के व्यक्ति को उसके पुश्तैनी घर जहां पर है उस भूमि का मालिक बनाएगा, बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में जो गांव के विवाद हैं, जमीन संबंधी विवाद हैं, इन सभी विवादों का भी समाधान होगा। गांव में जो अनावश्यक तनाव की स्थिति बनती है, छोटी छोटी विवाद जमीनों के टुकड़े को लेकर के, ये सभी विवादों का समाधान इसके साथ ही होता हुआ दिखाई देगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज इसके साथ ही ऑनलाइन डिजिटल खसरा का शुभारंभ भी यहाँ राजस्व विभाग के द्वारा यहाँ पर आज एक साथ प्रारंभ हो रहा है। हम पूर्व में ऑफलाइन खसरे में 21 स्तंभ थे, इसके स्थान पर अब 46 स्तंभों को पूरी तरह ऑनलाइन नवीन डिजिटल खसरे के माध्यम से आज इसका शुभारंभ किया जाए। अयोध्या को पर्यटन और मेगा सिटी बनाने में जुटी योगी सरकार। अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए ग्लोबल कंसल्टेंट तय होगा। न्यूयॉर्क और ऑस्ट्रेलिया के शहरों को खूबसूरत बनाने वाले विशेषज्ञ अब इसका डिजाइन बनाएंगे। ग्लोबल कंसल्टेंट LEA एसोसिएट साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। LEA के साथ L&T और CP कुकरेजा, इसके साथ ही कंसोर्शियम पार्टनर भगवान राम नगरी की भव्यता के लिए 3 कंपनियों से करार हुआ है। अयोध्या को मेगा सिटी के रूप में विकसित करने की योजना पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं। तो कनाडा की LEA एसोसिएट्स बनी अयोध्या के विकास की कंसल्टेंसी एजेंसी। अयोध्या का पूर्ण विकास, नगर नियोजन, पर्यटन, सिटी एरिया प्लानिंग बनाएगी कंपनी। अयोध्या स्मार्ट सिटी एरिया प्लानिंग, रिवर एरिया डेवलपमेंट, हेरिटेज, टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नियोजन के लिए भी बिडिंग की गई है। तो अयोध्या के 84 कोसी मार्ग तक ढांचागत पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। टाटा समेत 7 कंपनियों ने इसकी बिड डाली है। तो धर्म नगरी के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण के तहत ये बिडिंग हुई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 26 दिसंबर 2020 को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल प्रकाशित किया था। तो अयोध्या को पर्यटन और मेगा सिटी बनाने में योगी सरकार जुटी हुई है। और साथ ही आपको बता दें कि अयोध्या को पर्यटन और मेगा सिटी बनाने के लिए विदेशी कंपनियों को एज अ कंसल्टेंसी रखा गया है, जिससे कि जो उसका मॉडल तैयार हो वो इतना तकनीकी व्यवस्थाओं से लैस हो जिससे कि तमाम पर्यटक देखकर आकर्षित हो और इसके साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में अयोध्या को एक बड़ा नाम मिले, मुकाम मिले। आज अयोध्या के समग्र विकास की जो परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी की और शासन की है, उसके अनुसार हम लोगों ने अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा माध्यम से और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के माध्यम से आवास विभाग के स्थानीय संरक्षण में एक बिड फ्लोट करके एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से कंसल्टेंट का चयन किया गया है। और इस कंसल्टेंट का जो टास्क है उसमें 3 तरह के कार्य हैं। मुख्य रूप से उनको एक विजन डॉक्यूमेंट डेवलप करना है, जिसके माध्यम से ये हम तय कर पाएंगे कि अयोध्या के विकास का लक्ष्य क्या है, हमारी दिशा क्या होनी चाहिए। विजन डॉक्यूमेंट के अंदर ही सभी तरह की विकास की परिकल्पनाएं समाहित हों, इसका प्रयास किया जाएगा। तो राघवेंद्र शुक्ला, ब्यूरो चीफ, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, अयोध्या को मेगा सिटी बनाने के लिए, इसके साथ ही हाईटेक सिटी बनाने के लिए तमाम बड़े कदम जो हो सकते हैं वो योगी सरकार की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अब न्यूयॉर्क ऑस्ट्रेलिया के जो शहर हैं उस कंपनी के द्वारा ही अयोध्या सिटी का डिजाइन तय किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अयोध्या इस समय वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की जो योजना है मुख्यमंत्री को, उसको कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से बेहतर ढंग से तैयारी हो सके, उसका अधिकारी जरूर अपने आप में ख्याल रखते हैं। और यही कारण है कि जो विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं और नगर निगम के डीसी हैं विशाल सिंह, इन्होंने LEA एसोसिएट जो साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल कंसल्टेंट LEA एसोसिएट साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड को जिम्मेदारी दी है। साथ ही L&T के अलावा भी जो लोकल कंपनियां हैं उनको भी
अयोध्या को सजाने की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। सबसे खास चीज मैं आपको बता दूं कि अयोध्या में आए दिनों में एक तरफ सड़क का कार्य होता था, उसकी खुदाई होती थी, फिर सीवर का कार्य होता था, फिर सड़क बनती थी और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का कार्य होता था, गैस पाइपलाइन का काम होता था। ऐसे में जो यहाँ की आवाम साधु संत है ये बेहद ही नाराज होते थे, कई बार सरकार और प्रशासन के खिलाफ वह जो है मोर्चा भी खोलते थे। लेकिन जब इस बार विशाल सिंह ने जिम्मेदारी संभाली तो इन चीजों का खासा ख्याल रखा गया कि कोई भी कार्य शुरुआत करने के लिए उसका सबसे पहले जो है एक ग्राफ तैयार करना जरूरी है। और इसी के चलते जो है जो ग्लोबल कंसल्टेंट एलिया एसोसिएट साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी है उसको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई कि पहले वह अयोध्या का खाका तैयार करे कि आखिर अयोध्या में भगवान राम का जहाँ भव्य राम मंदिर बन रहा है वहीं अयोध्या को मेगा सिटी के रूप में किस तरह से डेवलप किया जाए, इसमें पर्यटन सिटी, एरिया प्लानिंग और भी तमाम सारे डेवलपमेंट जो प्लान है इनके उसकी योजना बनाई गई है। और जल्द ही यानी करीब 4 महीने का जो प्रोग्राम दिया है सरकार को, उसके बाद ही जो है अयोध्या पूरी तरीके से मेगा सिटी के रूप में उभरती दिखाई देगी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, चाकू गोदकर रिंकू नाम के युवक की हत्या कर दी गई। धार्मिक रैली निकालने पर हत्या का आरोप पड़ोसियों पर लगा। हत्या का आरोप और पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के मंगोलपुरी क्षेत्र की ये घटना है। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। चाकू गोदकर रिंकू नाम के युवक की हत्या की गई है। तो धार्मिक रैली निकालने पर यह हत्या का आरोप लगाया गया है, पड़ोसियों पर ही हत्या का आरोप लगा है। तो पुलिस ने चारों ही आरोपियों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। तो दिल्ली के मंगोलपुरी क्षेत्र की घटना है जहां पर इस हत्या को अंजाम दिया गया। तो कहा जा रहा है कि धार्मिक रैली निकालने को लेकर विवाद हुआ पड़ोसियों से, क्योंकि पड़ोसी ही बताए जा रहे हैं चारों ही आरोपी जिन्होंने रिंकू की हत्या की है चाकू गोदकर, और चारों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू जिसकी हत्या कर दी गई है चाकू गोदकर, हालांकि तरह तरह के दावे इस पूरे मामले को लेकर पेश किए जा रहे हैं, परिवार की तरफ से अलग, पुलिस की तरफ से अलग, लेकिन फिलहाल सामने आया है तो बता दें आपको कि इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीतिक हस्तियां भी कूद पड़ी हैं और ट्वीट किया है अरुण गोविल ने। हालांकि फिलहाल अरुण गोविल वही किरदार जिन्होंने रामायण में राम का किरदार निभाया था, उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, राम के देश में राम का नाम लेने वाले और राम काम में लगने वाले की हत्या मन दुखी है। दिल्ली में हुई रिंकू नामक युवक की हत्या घोर निंदनीय है। दोषियों को शीघ्र सजा मिलनी चाहिए। तो आपको बता दें कि रिंकू, ये पूरा विवाद इसलिए फिलहाल सुर्खियों में है क्योंकि रिंकू की चाकू गोदकर हत्या की गई। हालांकि आरोप यहां पर यह लगाया जा रहा है कि धार्मिक रैली निकाली गई जिसकी वजह से हत्या की गई, लेकिन वही परिवार का कहना है कि राम के नाम के ऊपर यह हत्या हुई है, राम नाम के चंदे को लेकर यह हत्या हुई है, जिसको लेकर विवाद हो गया था। तो पड़ोस में रहने वाले चारों युवकों ने रिंकू की चाकू गोदकर हत्या कर दी है। हालांकि क्योंकि बीजेपी से जुड़ा ये कार्यकर्ता, ये युवक रिंकू, तो इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक हस्तियां भी इस पूरे मामले में कूद पड़ी है। लेकिन वहीं गोविल, अरुण गोविल, जिन्होंने रामायण में मुख्य किरदार भगवान राम का निभाया था, उन्होंने भी ट्वीट करके ये जताया। उन्होंने कहा कि आखिर राम के देश में राम का नाम लेने वाले, राम के लिए काम करने वालों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। ये रात में भैया को मारने सारे डंडे वगैरह लेके आए थे। रात में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे, और फिर भैया को बाद में इन्होंने बाहर निकाल के चाकू मार दिया। और इन्होंने इमरजेंसी में भी मारा, मेरे भाई को चाकू खींचा, चांटे भी मारे। ताजू नाम है उनका, उन्होंने मारा। लाली और नाटू है और चिंगू है और इस्लाम है, ये सारी इनकी पूरी फैमिली थी, पांचों की। इन्होंने सबने मिलके मारा मेरे भाई। झगड़ा हमने जो भी अभी एक रैली निकाली थी राम मंदिर के, उस पर तो इस चक्कर में थोड़ी अनबन हुई थी उनसे बहुत, वो 4-5 महीने पहले। तो उसी की दुश्मनी को लेके हमारे पीछे पड़े हुए थे जब से। तो इन्होंने हमें पहले भी बोला था कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। और कल मेरे भाई को मार दिया इन्होंने। कल झगड़ा हुआ था किसी की पार्टी में, बर्थडे पार्टी में? कल किसी का झगड़ा नहीं हुआ था। कल रात को मंगोलपुरी थाने के इलाके में एक बर्थडे पार्टी के दौरान
कुछ लड़कों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और उस लड़ाई झगड़े के दौरान कुछ लड़कों ने एक जो रिंकू नाम का लड़का है उसको चाकू मार दिया था। तो इसमें 4 लड़कों के नाम शामिल आए थे, चारों को हमने अरेस्ट कर लिया है और आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। मामला आज सुबह मुझे लगभग 9 बजे मेरे पास फ़ोन आया, काफ़ी सारे फ़ोन आने लगे कि कुछ लोगों ने जो गली में रहते हैं मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्होंने घर में घुस के चाकू, एक हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं रिंकू शर्मा, जिनकी किसी बात में पहले काफ़ी समय पहले भी एक इसमें कोई झगड़ा हुआ था, जय श्री राम का नारा लगाने पे, जय श्री राम का नाम लेने पे कोई झगड़ा हुआ, तो पहले इस बात का हमें पता चला था, तो ये बात वैसे ही ख़त्म हो गई थी। लेकिन कल ये मसला इतना बढ़ गया कि वो घर में घुसकर, जो अपराधी हैं घर में घुसकर रात को 11 साढ़े 11 बजे बैल बजाते हैं और कुंडी खुलवाते हैं। उनके पापा जो दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर घुस के उसमें जो अपोजिशन जो पार्टी है सारे लोग घर में घुस जाते हैं और चाकुओं से लड़के को गोद देते हैं। कासगंज कांड में एक और गिरफ्तारी, मुख्य आरोपी मोती धीमर की मां गिरफ्तार कर ली गई है। मोती की मां पुलिसकर्मियों पर हमले के लिए भाला लेकर गई थी। मुख्य आरोपी मोती धीमर अभी भी फरार चल रहा है। मोती धीमर पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कासगंज कांड में एक और गिरफ्तारी, मुख्य आरोपी मोती धीमर की मां गिरफ्तार कर ली गई है। मोती की मां पुलिसकर्मियों पर हमले के लिए भाला लेकर गई थी। तो मुख्य आरोपी मोती धीमर अभी भी हालांकि फरार चल रहा है और मोती धीमर पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में मोती धीमर का भाई, वो भी यानी कि अलगार, एनकाउंटर में मारा गया है और वही अब मोती धीमर की मां, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन मोती धीमर जो कि मुख्य आरोपी है वो अभी तक पुलिस के हाथों से दूर है, पुलिस की गिरफ्तारी से दूर है। तो मोती धीमर के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि मोती धीमर की मां भी इस पूरे मामले में शामिल थी और जिन पुलिस कर्मियों की मौत हो गई है उनके ऊपर हमला किया गया था भाले से, और वो भाला मोती धीमर की मां ही लेके गई थी, जो कि अब पुलिस की गिरफ्तारी में है। तो कासगंज कांड में एक और ये गिरफ्तारी, मुख्य आरोपी मोती धीमर की मां गिरफ्तार। आपको बता दें कि एक पुलिस कांस्टेबल और साथ ही सब इंस्पेक्टर, दोनों को इन आरोपियों ने, बदमाशों ने बंदी बना लिया था और उसके बाद बड़ी ही बेरहमी के साथ जो कांस्टेबल थे उसकी हत्या कर दी गई। वहीं पर अगर बात करें दरोगा की यानी कि सब इंस्पेक्टर की, तो उनको बुरी तरह घायल कर दिया गया और उनको खेत में फेंक दिया गया। हालांकि इलाज जारी है, लेकिन वहीं पर इस पूरे मामले को लेकर लगातार धरपकड़ में दबिश दे रही है पुलिस और साथ ही जो मुख्य आरोपी है मोती धीमर, उसकी तलाश में है। 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल मोती धीमर की जो मां है, जो कि भाला लेकर पहुंची थी पुलिस वालों पर हमला करवाने के लिए, वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। इसके साथ ही अलगार, जो कि मोती धीमर का भाई था, वो भी एनकाउंटर में मारा गया है। तो गौरव तिवारी संवाददाता कासगंज से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, अब मोती धीमर की मां को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उनका क्या कुछ रोल रहा है? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि वो भाला लेकर पहुंची थी उन पुलिस वालों पर हमला करवाने के लिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें जो मोती की मां है, मोती की मां उस समय घटना में पुलिस वालों पर भाला लेकर पहुंची थी और अपने बेटों और अपने बच्चों के साथ के उनको उकसाया और पुलिस वालों पर हमला करवाया। ठीक, और अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि मोती धीमर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। 50,000 रुपए का हालांकि इनाम घोषित कर दिया गया है, लेकिन कहां तक तलाश पहुंची आखिर पुलिस की? जी, पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं। लगातार योगी भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कासगंज को लेकर एसपी भी रात भर घूम रहे हैं लगातार। लेकिन जो मोती का भाई है उसका एनकाउंटर कर दिया गया है, एक दूसरा साथी गिरफ्तार कर लिया है और मोती की मां को आज गिरफ्तार कर लिया है। मोती अभी भी फरार है, लेकिन पुलिस कासगंज के एसपी मनोज सोनकर का कहना है कि जल्द ही मोती गिरफ्त में होगा पुलिस की। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।
तो अमेठी से खबर, जहां पर पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के भतीजे का शव मिला। रेलवे ट्रैक पर मिला गायत्री प्रजापति के भतीजे का शव। रेलवे ट्रैक पर 2 टुकड़ों में शुभम प्रजापति का शव मिला है। शुभम के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। राजनीतिक रंजिश में शुभम की हत्या की गई है। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के खैराना गांव के पास की ये घटना है। तो गायत्री प्रजापति के भतीजे का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। अमेठी से खबर, जहां पर पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के भतीजे का शव मिला। रेलवे ट्रैक पर गायत्री प्रजापति के भतीजे का ये शव मिला है। तो रेलवे ट्रैक पर 2 टुकड़ों में मिला गायत्री प्रजापति, जो कि मंत्री रह चुके हैं सपा सरकार में, उनके भतीजे का शव शुभम प्रजापति। और शुभम के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। राजनीतिक रंजिश में शुभम की हत्या हुई है, ऐसा परिजनों का कहना है। तो अमेठी कोतवाली क्षेत्र के खैराना गांव के पास की ये घटना है, जहां पर रेलवे ट्रैक पर शुभम प्रजापति का ये शव मिला 2 टुकड़ों में। आपको बता दें कि गायत्री प्रजापति के ऊपर कई केस चल रहे हैं। फिलहाल वो जेल में बंद है और शुभम प्रजापति गायत्री प्रजापति के भतीजे हैं, जिनका ये शव मिला है अमेठी में रेलवे ट्रैक के पास में। जैसे भी पता चला हमको कि हमारे छोटे भाई की जो है हत्या हो गई थी और मैं लखनऊ में था। और जैसे मुझे सुबह पता चला कि जो है शुभम जो है रात में गांव में थे करीब 11:30-12 बजे तक, तो एक कार्यक्रम थे वहीं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। ऋषि गंगा का जल स्तर बढ़ने से काम एक बार फिर से रोका गया। 24 घंटे में दूसरी बार ऋषि गंगा का जल स्तर बढ़ा और एक बार फिर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। आपको बता दें कि कल भी इसी तरह से ऋषि गंगा का जल स्तर बढ़ा था, जब थोड़ी देर के लिए ये काम रोक दिया गया था। एक बार फिर से ऋषि गंगा का जल स्तर बढ़ता हुआ देखा गया है, जिसकी वजह से 5 दिनों से लगातार चल रहा है ये रेस्क्यू ऑपरेशन का काम एक बार फिर से रोक दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर फिलहाल आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया की टीवी स्क्रीन पर। ऋषि गंगा का जल स्तर बढ़ने से ये रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया। 24 घंटे में ये दूसरी बार है जब ऋषि गंगा का जल स्तर बढ़ा है और इसी वजह से लापरवाही ना बरतते हुए, ध्यान में रखते हुए, एहतियात रखते हुए एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। तो कल भी इसी तरह की कुछ स्थिति बनी थी, ऋषि गंगा का जल स्तर बढ़ा था और तभी प्रशासन की तरफ से ये ऑर्डर आ गया था कि फिलहाल इस जगह को खाली कर दिया जाए और पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया जाए। एक बार फिर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। तो एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर में उनके पास पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल आपको जानकारी दे दें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तपोवन टनल में पिछले 5 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, राहत बचाव का कार्य जारी है। लगभग बताया जा रहा है 30 से 35 लोग हैं जो कि अभी भी टनल में फंसे हुए हैं। लगातार कोशिश की जा रही है, जद्दोजहद में है राहत बचाव दल, लेकिन उसके बावजूद भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 24 घंटे में दूसरी बार रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन को रोका गया है। दरअसल लगातार इस बात जल स्तर, ऋषि गंगा का जल स्तर तो बढ़ रहा है और जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया। कल भी ऋषि गंगा का जल स्तर तेजी के साथ बढ़ा था और एक बार फिर ऋषि गंगा का जल स्तर बढ़ने के साथ यहाँ पर जो तपोवन टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसको रोक दिया गया है फिलहाल। सर ये बताइए, क्या कोई इन्फॉर्मेशन मिली है क्या सर? बिल्कुल, देखिए तो यहाँ पर जो सारी टीम्स थी, जो एनडीआरएफ की टीमें थी, एनडीआरएफ की ये सारी मशीनें जो इस समय टनल में मलबा निकालने का काम कर रही थी, उन मशीनों को भी बाहर ले लिया गया है और अब फिलहाल एनडीआरएफ के जो तमाम जो जवान थे उनको सबको बाहर कर दिया गया है। 5 बार जो सायरन बजाया गया वो साफ तौर पर इस बात का संकेत होता है कि तत्काल काम रोक दिया जाए और ऊपर आ जाए। आप देखिए जरा ऋषि गंगा की तस्वीर आपको दिखाऊं। ऋषि गंगा का जल स्तर भी तेजी के साथ बढ़ा है, ऐसे में अब खतरा भी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि 24 घंटे में दूसरी बार ऋषि गंगा के जल स्तर में तेजी के साथ इजाफा हुआ है। फिलहाल हाई अलर्ट जारी हो गया है और सभी रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, तपोवन, उत्तराखंड। तो ब्रजेश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, आखिर क्या वजह है 24 घंटे में दूसरी बार ऋषि गंगा का जलस्तर बढ़ गया है? ये भी कहा जा रहा है, एक तरफ ये भी जानकारी आ रही है कि शायद एक ऊपर दोबारा से कोई झील बन गई है। क्या दोबारा से कोई जल सैलाब आ सकता है? क्या स्थिति है? काम चल रहा है 5 दिनों से, हर बार रोकना पड़ जाता है। देखिए अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आखिर क्यों ऋषि गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। जरा ये तस्वीर देखिए, किस तेजी के साथ, जबरदस्त तेजी के साथ ये जो है ये अब जल स्तर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है
कि ये 24 घंटे में दूसरी बार है जब सारा रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि कोई भी नदी के किनारे पर ना आए, क्योंकि नदी का जल स्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में किसी भी वक्त बड़ा खतरा हो सकता है। आप जरा तस्वीर देखिए, यहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, ये सारे जो ऑपरेशन तपोवन टनल में जो भी ऑपरेशन चल रहा था, फिलहाल उस ऑपरेशन को रोक दिया गया है और उसके बाद सबको ऊपर बुला लिया गया है। सबको कहा गया है कि आप वहां से ऊपर आ जाइए, क्योंकि किसी भी वक्त जल स्तर में और एकाएक तेजी का इजाफा हो सकता है। तो यही वजह है कि फिलहाल अगर हम तपोवन की बात करें तो इस वक्त हम तपोवन टनल की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तपोवन टनल में काम रोक दिया गया है पूरी तरीके से, और तपोवन टनल के साथ साथ जो रेडी गांव में ये पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जो ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तबाह होने के बाद उसके मलबे में भी जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था, उसको भी रोक दिया गया है। तो पूरी तरह से जो बीआरओ पुल बनाने का काम कर रही थी वो रुक गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ तपोवन टनल में चला रही थी, उसे रोक दिया गया। और आईटीबीपी जो रेडी गांव में पूरा जो है सर्च ऑपरेशन चला रही है, सेना चला रही है, उनको भी रोक दिया गया है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो 24 घंटे में दूसरी बार जल स्तर में होने वाले इजाफे की वजह से ये पूरा ऑपरेशन रोक दिया गया है। आपको जरा मैं कुछ और तस्वीर दिखाता हूं कि किस तरीके से, देखिए, जो बीआरओ लगातार यहां पर क्षतिग्रस्त हुए पुल, ये पुल पूरी तरह तबाह हो गए थे और इन पुलों को दोबारा बनाने का काम कर रही थी, लेकिन उसको भी फिलहाल रोक दिया गया। देखिए, ऊंचाई पर आ गए हैं। नदी के दूसरे छोर पर देखिए, नदी का जो दूसरा छोर है वहां पर भी आपको बीआरओ कर्मी दिखाई देंगे, लेकिन दोनों तरफ से हाइट पर ही अभी इनको रखा गया है, नीचे जाने से मना कर दिया। और वहीं पीछे जल स्तर को देखिए, जल स्तर किस तरह से कितनी तेजी के साथ बढ़ा है ये आप देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि तपोवन टनल की तरफ ही नदी का जो कटाव है, ऐसे में ये खतरा और बड़ा हो जाता है कि जब ये जल स्तर में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये कि पहाड़ों से जो तेजी के साथ ऋषिगंगा में पानी आ रहा है, ये किसी बड़े खतरे का संकेत भी हो सकता है। इसलिए क्योंकि जब ये कहा गया था कि ग्लेशियर टूटने की वजह से ये पूरा सैलाब आया था, और ग्लेशियर टूटने की वजह से एक बड़ी झील नंदा देवी ग्लेशियर में ही तैयार हो गई थी, और उसी झील के टूटने से वो जो पानी था वो सैलाब बन करके ऋषिगंगा में आया और सबको तबाह करता हुआ चला गया। लेकिन अभी भी उस झील में जो पानी था, तो जो ज्यादा पानी था वो तो तोड़ करके निकल गया। जी, नजर बनाए रखिएगा और लगातार न्यूज़ वन इंडिया कोशिश कर रहा है कि पल पल का अपडेट आपको दे। 5 दिनों से काम चल रहा है। ऋषिगंगा का जल स्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ गया है। तो लगातार 6 दिन हो गए हैं इस काम को चलते हुए, लेकिन हर बार इस तरह से अगर ऋषिगंगा का जल स्तर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो संकेत है कि दोबारा से इस तरह की स्थिति ना बन जाए, यानी कि दोबारा से किसी सैलाब की स्थिति ना बन जाए। उसको देखते हुए फिलहाल यहाँ पर जरूरत है कि कोई ना कोई बड़ा कदम उठाया जाए, लेकिन अभी अगर कहें तो रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है कुछ वक्त के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।